अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ बड़ी खबरें देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि हुकूमत और जस्टिस अजमत सईद शेख के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी को लेकर जस्टिस अजमत सईद शेख ने हुकूमत से क्या फरमाइशें की हैं और क्या हुकूमत अब अपने फैसले पर नजरसानी कर रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। और एक और भी दिलचस्प एंगल है इसमें कि वकला बरादरी भी इसके बारे में कुछ सोच रही है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख को शर्मिंदगी का सामना हो सकता है। हम आपको आज इन तफसीलात से आगाह करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल में हुकूमत ने जो फैसला किया था कि वो जो इंक्वायरी कमेटी बना रही है उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख उसको हेड करेंगे। वैसे तो इस इंक्वायरी कमेटी की अमली तौर पर कोई ज़रूरत नहीं थी। जो 2004 तक जो हुकूमत के इसके नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं वो शहजाद अकबर साहब अब वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उनको बुला के पूछ लेते कि तुम लोगों ने किया। वो जो जस्टिस अजमत सईद शेख हैं रिटायर्ड, वो अब शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है, उनको नवाजा गया है, वहाँ पे बैठे हुए वो खा रहे हैं। उनको बुला के पूछ लेते कि ये आपने क्या किया था हरकत, ये आप लोगों ने नैब वालों ने ये क्या हमारे साथ हुआ, तो ये बता देते, सारा मामला सामने आ जाता, उसके बाद वो कार्रवाई का आगाज कर देते। लेकिन उन्होंने उन्हीं किरदारों को मिला के जो कि इस जुर्म का हिस्सा रहे, उन्होंने कहा कि हम इन्हीं से इंक्वायरी करवाएंगे। ये ऐसे ही है कि आप एक मुजरिम से कहें कि इंक्वायरी करो कि ये जुर्म हुआ कैसे। ये मतलब पाकिस्तान की तारीख में खैर तरीके इंसाफ बड़े अनोखे प्रेसिडेंट सेट कर रही है, तो हमें यकीनन हम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। लेकिन अब जो मामला जहां पर अटका हुआ है, जो देखना चाहिए, वो बड़ा सादा सा मामला था। वैसे तो हम बता दें आपको कि आप ये देखते हैं कि जो 3 जर्नलों, जनरल सैयद अमजद, जनरल जो थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, जनरल मुनीर हफीज और जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब ने क्या किया, किस तरह ये मुआहदा हुआ। वो तारिक फवाद मलिक का क्या किरदार था, जो एक बरतरफ शुदा धोखे पर बरतरफ शुदा पाकिस्तान एयरफोर्स से पायलट था, लेकिन एक जर्नैल नईम मलिक का दामाद था। तो नईम मलिक ने उसकी सेटिंग करवाई जनरल अमजद से, और दोनों उसने उनको कन्विंस किया ब्रॉडशीट का नुमाइंदा बन के। और ब्रॉडशीट नाम की जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, 1 माह पहले बनी थी, $100 की इन्वेस्टमेंट से ऑफशोर कंपनियों के तहत। ना कोई अमला था, ना कोई एक्सपर्टीज थी, इन्होंने उनको हायर कर लिया और एक ऐसा मुआहदा किया जिसके तहत ये था कि मुल्क में भी कोई सासे मिलेंगे तो वो 20%, जिसमें ब्रॉडशीट का नहीं भी किरदार होगा तो ब्रॉडशीट उसमें 20% शेयर की हकदार होगी। एक ऐसा शेडी मुआहदा किया, फिर एक शेडी अंदाज में उस डील को ख़त्म किया, और किस तरह से पाकिस्तान को आलमी अदालत में जुर्माना हुआ। फिर जस्टिस जावेद इकबाल जो अभी चेयरमैन नैब हैं, उनसे तहकीकात की जाती है कि नैब ने क्यों $21 मिलियन को इतना डिले किया कि वो माह में $29 मिलियन अदा करने पड़े। $29 मिलियन क्योंकि उस पर जुर्माना लग गया था, जो हमें सूद अदा करना पड़ा डेली के हिसाब से $5,000 का, मतलब तकरीबन हमें $3 करोड़। अदरवाइज हम $2 करोड़ अदा करते, लेकिन हमें $3 करोड़ अदा करने पड़े सिर्फ इस 2 साल के डिले की वजह से, जो नैब के पार्ट पर ये जुर्म है। तो इनसे बुला के पूछते ये किसने किया, क्यों उनको $1 करोड़ एक्स्ट्रा दिलवाया गया ब्रॉडशीट को, इसके अंदर किसने क्या कट लिया। ये पूछा जाता है कि जो ब्रॉडशीट के मौसमी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने उनसे ही पैसे मांग लिए। मौजूदा हुकूमत के ऑफिशियल बाहर से बैरून मुल्क से लूटी दौलत वापस पाकिस्तान लाने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि अपना शेयर लेने में दिलचस्पी रखते हैं कि हमें बताओ हमारी जेब में कितने पैसे डालोगे, हमें कितनी रिश्वत दोगे। तो इन मामलात की इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो सामने आ जाए सब लोग। लेकिन खैर मामलात इनकी इंक्वायरी नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत एक सियासी हुकूमत है, वो एक अपने मुखालिफ सियासी ताकत को निशाना बनाना चाहती है। उसके लिए उन्होंने उसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ फैसला देने वाले, और उस दौर में जब ये शेडी डील हुई, नैब के प्रोसिक्यूटर रहने वाले जस्टिस अजमत सईद शेख की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो अब इंक्वायरी करें और फिर ताकि वो उनके खिलाफ फैसला सुना सके। तो हमें पहले ही आइडिया कि होने जा रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि जो जस्टिस अजमत सईद शेख हैं, उन्होंने हुकूमत जो इस कमेटी में एक सीनियर लॉयर वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो वज़ीर आज़म जो उनसे हैं वो अली ज़फ़र एडवोकेट, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, वो उनको अपॉइंट करना चाहते हैं। और जो अली ज़फ़र एडवोकेट हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख ने हुकूमत से रब्ता करके, वैसे तो उन्हें इस
कमेटी का मेंबर बनने पे कोई हेड नहीं है, चाहे अपोजिशन जितने मर्जी इतराज़ करे, उनका जितना मर्जी बदबूदार बैकग्राउंड हो जैसे सदम सईद शेख का, लेकिन वो फिर भी इस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आप, क्योंकि अली जफर तहरीक इंसाफ के लायर्स फोरम के सरबराह हैं, तो आप उनको मत बनाइए, आप जाहिद एफ इब्राहिम को इस कमेटी का रुकन बना दीजिए, जो कि सीनियर कानूनदान है। लेकिन जाहिद एफ इब्राहिम का एक बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है, ये बहुत ही अपराइट लायर हैं, और ये हम आपको बता दें, ये फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के बेटे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। और जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम हम सब जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, इंतहाई अपराइट जज थे, और इनके बेटे ने अपने वालिद की तरह नाम रोशन किया है, अपने वालिद की तरह ही अपराइट है। ये अहमद फराज को शर्मिंदा नहीं किया जिस तरह अहमद फराज के बेटे करने हैं, बस मुबैना तौर पर। तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का बड़ा जो उनके बेटे हैं जाहिद एफ इब्राहिम, वो बड़ा एक सॉलिड बैकग्राउंड रखते हैं। जब हुकूमत ने जस्टिस कादी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, सदारती रेफरेंस, तो जाहिद एफ इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट में थे, और वो उस वक्त हुकूमत की लीगल टीम का हिस्सा थे, यानी कि वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया और वो घर चले गए, और उन्होंने उस इस्तीफे में लिखा इस रेफरेंस के खिलाफ कि मैं इसकी वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ और ये रेफरेंस अदलिया पर हमला है। तो वो बड़े अपराइट इंसान हैं, और हमने जाहिद एफ इब्राहिम से रब्ता भी किया कि क्या आपसे जस्टिस अजमत सईद शेख ने रब्ता करके आपसे नाम, आपका कंसेंट लिया कि मैं आपका नाम प्रपोज करना चाह रहा हूँ आपको इस कमेटी का हिस्सा बनाने का? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। तो इसलिए जस्टिस अजमत सईद शेख अपने तौर पर ही उनका नाम पेश कर रहे हैं, और जो हुकूमती जो टीम है वो अब थोड़ा सा अपोजिशन की तनकीद के बाद और मीडिया की सख्त तनकीद के बाद अब थोड़ी, और फिर जस्टिस अजमत सईद शेख की ज़ात की तरफ से की जाने वाली फरमाइशों के बाद वो थोड़ा पीछे हट गए, और अब वो दोबारा सोच रहे हैं कि क्या हमें जस्टिस अजमत सईद शेख को इस कमेटी का हेड बनाना चाहिए या नहीं। और इसीलिए उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया, और सोमवार को काबीना और वज़ीर-ए-आज़म इस पर गौर करेंगे कि उन्हीं को हेड रखना चाहिए या किसी और का नाम पेश कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है कि अब जस्टिस अजमत सईद शेख उनके लिए एक ऐसी हड्डी बन चुके हैं जो ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। क्योंकि एक तो जस्टिस अजमत सईद शेख के बारे में एक हुकूमती हल्कों में तासुर है कि उनको अब भी आला अदलिया में एक रसाई हासिल है और उनको एक हमायत हासिल है। तो हुकूमत को ये मुबैना तौर पर लगता है कि उनको जो मुबैना तौर पर जो रसाई और हमायत हासिल है, तो उस वजह से कहीं वो अदलिया को नाराज़ ना कर बैठे जस्टिस अजमत सईद शेख का नाम वापस लेकर। और दूसरी तरफ जो उनका नाम जो जिस तरह से टेंटेड नज़र आ रहा है जस्टिस अजमत सईद शेख का, उस वजह से हुकूमत फिर अब इसमें भी है कि अगर देंगे तो उस इंक्वायरी कमीशन की तो कमेटी की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन खैर इस हुकूमत के लिए क्रेडिबिलिटी इतना बड़ा मसला नहीं है, इस हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, और ये जिस तरह से कमेटी बनाएगी वही एक सवाल है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो वकला बरादरी है उसमें भी कुछ अहम वकला ने इशारा दिया है कि वो जस्टिस अजमत सईद शेख का अगर नोटिफिकेशन हुआ तो वो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, जस्टिस अजमत सईद शेख के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए कि वो नैब के प्रोसिक्यूटर रहे, वो पानामा लीक्स का फैसला देने वाले हैं, वो JIT बनवाने वाले हैं व्हाट्सएप कॉल करके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये $3 करोड़ का जुर्माना हुआ। तो ऐसा मुतनाज़ा और इंतहाई बदबूदार बैकग्राउंड होने को वो चैलेंज कर देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अजमत सईद शेख का नोटिफिकेशन को कालेदम करार दे दिया गया, उनको बरतरफ कर दिया गया इस कमेटी के सरबराही से, तो आप सोचिए जस्टिस अजमत सईद शेख के लिए कितनी शर्मिंदगी का मुकाम होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो इतनी गैरतमंद इंसान है कि उनको ये शर्मिंदगी महसूस हो। अदरवाइज वो इस कमेटी का सरबराही ना लेते, उनको पता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इस कमेटी की सरबराही लेके जो करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ली, बल्कि हुकूमत से फरमाइशें भी कर रहे हैं कि फ़लाँ को तैनात कर दें, फ़लाँ स्टाफ में मुझे दे दें। तो वो सब कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है पैसा और ताकत की भूख बहुत खौफनाक होती है, और यही जस्टिस अजमत सईद शेख का अलमिया है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर किस तरह से अमल करती है। जो जाहिद एफ इब्राहिम का जो नाम जस्टिस अजमत सईद शेख ने दिया है, हम आपको ये बता दीजिएगा, जाहिद एफ इब्राहिम ने अभी चंद दिन पहले द न्यूज़ में एक बड़ा ही डिटेल आर्टिकल लिखा है ब्रॉडशीट स्कैंडल के ऊपर, और वो बहुत ही अहम आर्टिकल है जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल था क्या, किस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत को धोखा दिया गया एक धोखेबाज की तरफ से, और पाकिस्तानी हुकूमत का धोखा एक धोखेबाज कैश कर गया कि जब पाकिस्तानी हुकूमत ने
उस तारिक फवाद मलिक को, जो कि एक जनरल का दामाद था, एक पाकिस्तान एयरफोर्स से धोखेबाजी और फ्रॉड पर बरतरशुदा पायलट था, उसने जब नैब को कन्विंस किया कि आप ये $15 लाख दे दें अगर जेम्स को, तो हम ब्रॉडशीट वाला मामला बाहर से सेटल कर सकते हैं। और नैब ने जब वो अदा कर दिए और वो फ्रॉडिया था, वो भी जो जेम्स था वो भाग गया, तो जब कावे मूसवी को पता चला कि ये तो पैसे दे रहे हैं नैब वाले, तो उन्होंने जो ब्रॉडशीट कंपनी जो डिफॉल्ट करके बंद पड़ी हुई थी, उन्होंने उसको दोबारा से खरीदा, दोबारा से एक्टिव करके वो उन्होंने केस तैयार किया और वो केस लेके पैसे लेने की खातिर उन्होंने उस कंपनी को बहाल किया और उन्होंने केस किया फिर, और वहां से उन्होंने फिर नैब के खिलाफ ये फैसला लिया, पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लिया, और पाकिस्तान को $3 करोड़ का जुर्माना हुआ। एक फ्रॉड बनाई गई GIT की फ्रॉड रिपोर्ट के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन ये अब देखने वाला है कि हुकूमत इसके ऊपर क्या फैसला करती है और आने वाले दिनों में जस्टिस अजमत सईद शेख भी मजीद क्या गुल खिलाते हैं। हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।